नमः संस्कृताय छात्रों, मैं राकेश कुमार, संस्कृत व्याख्याता, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रवाह पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, इन दिनों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संधि, और 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम के अनुसार हम व्यंजन संधि पूरी कर चुके और विसर्ग संधि में से जो उसका सत्व संधि प्रकरण है वो भी पूरा कर चुके। आज हमें पढ़ना है उत्व संधि। तो चलते हैं उत्व संधि पर। ये अपनी उत्व संधि है। देखिए, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ। ये बड़ा इजी वे में लिखा हुआ है जो आपके आसानी से समझ में आ जाए। देखो, उत्व संधि का नियम 2 है। हम पहला नियम पढ़ते हैं, जो पहला सूत्र लिखा है अतो रोर प्लुताद प्लुते। इसको अलग अलग करेंगे तो इसे लिखेंगे अतो रोह अप्लुतात अप्लुते। इसकी हिंदी ये है कि ए के बाद विसर्ग हो तथा सामने फिर से ए आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर रू आदेश होता है। संधि करते समय रै का लोप हो जाता है तथा ए और ऊ का ओ गुण हो जाता है तथा बाद वाले ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह बन जाता है। सिंपल भाषा में हम इसको समझें तो आप इतना समझिए कि ए के बाद विसर्ग है। ध्यान से सुनना, ए के बाद विसर्ग हो और सामने फिर से ए आ जाए तो पहले वाले ए के जो बाद विसर्ग है इसका रू बनेगा, लेकिन फिर रै का लोप हो जाएगा इसलिए ऊ बनेगा। हम सीधा इसको ऊ ही पढ़ते हैं। इसका ऊ बन जाएगा। और जब ए के बाद ऊ आ जाए, ए के बाद ऊ आ जाए तो हम जानते हैं यहाँ पर गुण संधि होकर के ओ बनेगा। तो पहले वाले विसर्ग और ए का तो बनेगा ओ। क्या बनेगा? ओ। ठीक है। और जो बाद में ए है, एक संधि आती है पूर्व रूप संधि। वो कहती है ए ओ के बाद यदि ए आ जाए तो उस ए का अवग्रह बनेगा। तो यहाँ ओ के बाद वाले का बन जाएगा अवग्रह। ये जो निशान होता है यह अवग्रह का होता है, जिसको हम आप एस पढ़ते हो। ठीक है। तो संधि ये है, उत्तर संधि ये है कि ए के बाद विसर्ग हो और बाद में फिर से ए आ जाए तो पहले वाले ए और विसर्ग का तो बन जाएगा ओ। क्या बन जाएगा? ओ। पहले वाले ए और विसर्ग का बन जाएगा ओ और बाद वाले ए और विसर्ग का बन जाएगा अवग्रह। जैसे अपने उदाहरण देखें तो जैसे मान लो अपने पास ये देखिए, उदाहरण देखिए, कह प्लस अपी है। अपने पास था कह प्लस अपी। अब इसमें अपने ध्यान से देखें तो कह में ए के बाद विसर्ग है और अपी में भी शुरुआत में ए है। देखिए, कह प्लस अपी, यहाँ कह में ए के बाद विसर्ग है इसलिए इस विसर्ग का ऊ बनेगा और ए और मिलके ओ बन जाएगा। यानी कह की जगह क्या लिख सकते हैं? को। ये ओ आया है ए और विसर्ग का। बाद में अपी है तो ए का अवग्रह बनेगा, तो ये बना दिया अवग्रह और पी वैसा का वैसा शब्द बन गया को अपी। ठीक है। वैसे ही राम है प्लस अवदत्त है तो रामो अवदत्त। ठीक है। वैसे ही राम है अयम है तो रामो अयम। वैसे ही अगर श्यामो अयम हो तो श्याम है प्लस अयम, ये करना है। ठीक है। तो ये उत्व संधि का पहला पार्ट है। ये कहता है कि ए के बाद विसर्ग हो तथा बाद में फिर से ए आ जाए तो पहले वाले ए के स्थान पर ए और ऊ यानी कि ओ बन जाएगा और बाद वाले ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह बन जाएगा और वो संधि होगी उत्व विसर्ग संधि। ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में सूत्र लगता है हशीचय। ये क्या कहता है कि ए के बाद विसर्ग हो तथा सामने हर्ष का वर्ण, यहाँ तात्पर्य है कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और यह व रैल वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रू आदेश होता है। संधि करते समय पूर्ववत लोपादि करके ओ बनता है। यानी पहले जैसे रू का हमने रै का लोप किया था और ऊ बचा था और ए और ऊ ओ बन गया था। बाद में ए नहीं है इसलिए अवग्रह नहीं बनेगा। इसको समझने की कोशिश करिए। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर अपने पास ए के बाद विसर्ग है, क्या है? ए के बाद विसर्ग। ठीक है।
और बाद में आ जाए किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य, व, र या ल, इनमें से कुछ भी आ जाए, तो इस ए और विसर्ग का पहले की तरह ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। और बाद वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए होता तो अवग्रह बन जाता, ए है नहीं है तो वैसा का वैसा रहेगा। इतना ध्यान रखना है कि ए के बाद विसर्ग हो और उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा य, व, र, ल, इनमें से कोई हो। उदाहरण देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण है शिव है प्लस वंदे है। अब देखिए शिव में विसर्ग है, शिव में विसर्ग है और वंदे में पहले व है। वंदे में क्या है? व। शिव में विसर्ग है और वंदे में व है। वंदे में पहला वर्ण कैसा है? व। ये थोड़ी समस्या आ रही है इसमें। वंदे में पहला वर्ण व है। देखिए शिव में जो व और विसर्ग था, शिव में जो व और विसर्ग था, उस व और विसर्ग का वो बन गया। क्यों? क्योंकि व में ए था। यहाँ देखिए गौर से, इस व में विसर्ग है, यानी ये व में विसर्ग, इसका मतलब ए के साथ विसर्ग है। ठीक है, तो इस ए और विसर्ग का ओ बन गया, इसलिए शब्द बन गया शिवो। ठीक है, और वंदे वैसा का वैसा रहने तो शब्द बन गया शिवो वंदे। उसी तरह राम है प्लस हस्ती तो रामो हसती। उसी तरह बाल है प्लस याति तो बालो याति। उसी तरह मन है प्लस हर है तो मनो हर है। यश है प्लस दा तो यशो दा। नम है प्लस नम है तो नमो नम है। उसी तरह उदाहरण है अपने पास, एक उदाहरण है मन है प्लस ज है। देखिए उदाहरण है अपने पास मन है प्लस ज है। क्या है? मन है प्लस ज है। अब देखिए न के बाद विसर्ग और बाद में तीसरा वर्ण आ गया। हमने यही पढ़ा था कि ए के बाद विसर्ग, न में ए है, ए के बाद विसर्ग हो और बाद में कोई वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाए। तो यहाँ तीसरा है तो मन है प्लस विसर्ग का जो ए प्लस विसर्ग है इसका बन जाएगा मनो, और जय वैसा वैसा शब्द बन गया मनोज है। उसी तरह सर है प्लस जय सरोज है। ठीक है, ये थी आपकी उत्व संधि। अब आगे करते हैं ऋत्व संधि। ऋत्व संधि बड़ी ही इजी संधि है। इसको इतना ध्यान रखना है कि ए या आ को छोड़ करके किसी अन्य स्वर के सामने विसर्ग हो, यानी कि हमें ए या आ को छोड़ना है। ए या आ को छोड़ना है, ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए तो उस विसर्ग का र बनेगा। क्या बनेगा? विसर्ग का र बनेगा। जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है अपने पास यहाँ पर मुनि प्लस इति। अब देखिए ई के बाद विसर्ग आया, ए के बाद नहीं आया, और सामने कुछ भी हो, मैं तो ये कहता हूँ आप याद रख लेना, कुछ भी हो, विसर्ग संधि में ज़्यादा उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? रह बन जाएगा, क्योंकि ए के बाद नहीं है, भिन्न स्वर है। तो मुनिर प्लस इति और जोड़ेंगे तो मुनिर इति। ऐसे ही भानु प्लस असो तो भानु रसौ। ऐसे ही तेहि प्लस आगतम तो तैरागतम, और धेनु प्लस गच्छति धेनुर गच्छति। बिल्कुल ईजी है। याद ये रखना है कि ए या आ के बाद कोई भी, ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो और उस स्वर के बाद विसर्ग हो। ए या आ के बाद नहीं होना चाहिए। ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो और उस स्वर के बाद विसर्ग हो तो उस विसर्ग का रै बन जाएगा। कब? जब सामने किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा हय वैरलय हो। लेकिन अपने को ध्यान ये रखना है कि आप ये मान के चलिए कि कोई सा भी वर्ण आ जाए, सामने कोई सा भी वर्ण आ जाए, अगर ए या आ के बाद में विसर्ग, ए या आ के अलावा किसी भी स्वर के बाद में विसर्ग है तो हम उस विसर्ग का रै बनाएंगे। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल आपके सामने है, मुनि प्लस इति तो मुनिरिति। वैसे ही कवि ही प्लस वदति तो कविर वदति। कवि ही प्लस वदति, विसर्ग ई के बाद विसर्ग आया और बाद में वह आ गया तो कविर वदति। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाला जो ये ऋत्व संधि का दूसरा पार्ट है,
ये बड़ी अच्छी बात कहता है। ये कहता है कि अव्यय और रिकारांत शब्द हों तो ए या आ के बाद वाले विसर्ग का भी रै बन जाएगा। ये कहता है कि अव्यय के बाद विसर्ग हो, किसके बाद? अव्यय के बाद विसर्ग हो, अथवा कोई रिकारांत वर्ण हो। क्या हो? रिकारांत, जिसका मूल शब्द रिकारांत हो, जिसका मूल शब्द, देखो मूल शब्द होते हैं, जैसे एक शब्द है रामाभ्याम। रामाभ्याम शब्द का मूल शब्द है राम, ठीक है। रामे का मूल शब्द है राम, रामस्य का मूल शब्द है राम। उसी तरह रामस्य जो शब्द है ये इसका मूल शब्द होगा अकारांत, क्योंकि राम अकारांत शब्द है। उसी तरह जो रिकारांत शब्द होंगे उनके बाद में अगर विसर्ग है तो इन विसर्गों का भी क्या बनेगा? रै बनेगा। क्या बनेगा? रै। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है पुनः प्लस अत्तर, शब्द बना पुनरत्तर। क्यों? क्योंकि पुनः एक अव्यय है और उसके बाद में विसर्ग आ गया और विसर्ग का बन गया रै, और बाद में था ए, तो रै ए में जुड़ गया, शब्द बन गया पुनरत्तर। वैसे ही प्रातः प्लस गच्छति, तो प्रातः में विसर्ग है क्योंकि प्रातः एक अव्यय शब्द है, इसलिए ए के बाद वाले विसर्ग का भी रै बन रहा है और शब्द बन गया प्रातर्गच्छति। उसके अलावा शब्द है पितः प्लस वंदे, ठीक है, पितः प्लस वंदे, और पितः एक रिकारांत शब्द है, पितृ शब्द बनता है, इसलिए इस विसर्ग का भी रै बनेगा, शब्द बन गया पितर वंदे। मातः प्लस वंदे का भी मातर वंदे। इसको एक दो बार आप ध्यान से पढ़ लेना, आपकी ये समझ में आ जाएगी, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब आगे चलते हैं विसर्ग लोप संधि पर। विसर्ग लोप संधि के 2-3 उदाहरण हैं, 2-3 नियम हैं, इनको ध्यान से अपने को पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं कौन से नियम हैं। देखिए विसर्ग संधि के जो नियम है ये बड़े इजी से सिंपल नियम है। पहला नियम देखिए, हिंदी में पढ़ रहा हूँ सीधे, इतना याद रख लीजिए कि आ के बाद विसर्ग हो तथा सामने कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग का लोप होगा। जैसे बाला प्लस अत्तर तो बाला अत्तर, ताहा गच्छन्ति तो ता गच्छन्ति, वैसे रमाह गच्छन्ति तो रमाह गच्छन्ति, ठीक है। तो अगर आ के बाद विसर्ग है और सामने कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग का लोप होगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा इसका उदाहरण है कि ए के बाद विसर्ग हो, किसके बाद? ए के बाद, और सामने ए को छोड़ के कोई अन्य स्वर आ जाए। ध्यान रखना, ए के बाद विसर्ग हो और सामने ए को छोड़ करके कोई अन्य वर्ण आ जाए तो विसर्ग का लोप होगा। लेकिन ए के बाद विसर्ग और सामने ए आ गया तो फिर उत्व हो जाएगी, वो ओ और अवग्रह बन जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है? ए के बाद विसर्ग और सामने ए को छोड़ के कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे राम है प्लस आगस्ती तो राम आगस्ती। इसमें ध्यान देने लायक ये बात है कि लोप का मतलब होता है अदृश्य, लोप का मतलब होता है अदृश्य, गायब, डिलीट होना नहीं है, ध्यान रखना। लोप का मतलब है गायब या अदृश्य, यानी कि वो वहाँ होता तो वह दिखाई नहीं देता। इसलिए विसर्ग संधि करने के बाद जो स्पेस आएगा उसको स्पेस रहने देना, उसमें संधि नहीं करनी। जैसे राम है प्लस आगस्ती में आप राम और आगस्ती को जोड़ के रामागस्ती नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो राम आगस्ती। बाल है प्लस इच्छति का बाल इच्छति, आप इसको बालेच्छति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है, वो अदृश्य है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है जरूर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब बाल है प्लस इच्छति, बाल है ए के बाद विसर्ग और सामने ए को छोड़ के कोई स्वर आ गया, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया। इसके बाद एक और है कि सह ऐसे के बाद ए को छोड़ करके कोई अन्य वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। सेम ऊपर वाली बात कह रहा है। जैसे सह गच्छति तो सह गच्छति, विसर्ग का लोप हो गया। ऐसा है तत्तर तो ऐसा है तत्तर। इसमें इतनी सी बात कही है कि ऊपर वाले में तो ये था कि ए के बाद विसर्ग और ए को छोड़ के कोई स्वर आ जाए, ये कहता है कि सह ऐसा के बाद विसर्ग हो और ए को छोड़ के कोई भी वर्ण आ जाए, ए को छोड़ करके कोई भी वर्ण। जैसे सह गच्छति में गय है, लेकिन यहाँ पर अगर सह गच्छति की जगह अगर ये होता हरि ही गच्छति तो ये हरीर गच्छति बनता। विसर्ग इस ई के बाद जो विसर्ग है उसका रै बन जाता, लेकिन यहाँ है सह गच्छति तो सह गच्छति, विसर्ग का लोप हो गया। ऐसा तत्तर तो एश तत्तर। बाद में ये ऋत्व संधि का एक नियम है रोरी। ये क्या कहता है कि किसी स्वर के बाद विसर्ग हो तथा सामने रै हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा स्वर दीर्घ हो जाता है। देखिए इसको सिंपल भाषा में अपने समझे तो पहले इसका ऋत्व करेंगे। रोरी क्या कहता है मैं आपको समझाता हूँ। एक सामान्य सा उदाहरण देकर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिए। देखिए ये कहता है कि किसी स्वर के बाद विसर्ग हो। जैसे मान लो अपने पास ये कवि एक शब्द है, कवि ही, ठीक है। इसके बाद आ गया रचयति,
ठीक है। अब हमने रुत्व संधि में पढ़ा था कि ए को छोड़ करके, ए या आ को छोड़ करके किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो तो उस विसर्ग का रै बनेगा। यहाँ ई के बाद विसर्ग है और बाद में की कंडीशन थी तीसरा चौथा पांचवा तथा य व रै ल, तो रै भी आ गया। तो इस विसर्ग के बाद जो रै है विसर्ग है, सॉरी ई के बाद जो विसर्ग इसका रै बनेगा, तो ये बन गया कबीर। क्या बन गया? कबीर। और बाद में है रचयति। अब ये जो रोरी सूत्र है ये कहता है कि इस पहले वाले रै का लोप हो जाएगा और जो वी में ई है ये बड़ी हो जाएगी, तो ये सब लिखा जाएगा कवि रचयति। ठीक है। यहाँ आपसे संधि पूछे तो यहाँ रुत्व बता देना। ठीक है, रुत्व संधि। हालांकि ऐसा प्रश्न आपके आएगा नहीं, लेकिन आए तो फिर भी ध्यान रखना। एक और इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, एक है पुनः प्लस रमते, तो विसर्ग का रै बन गया, रै का लोप हो गया, ए का आ बन गया, तो पुनः रमते। उदाहरण है इसका जो आप लगभग आपने ये देखा भी है उदाहरण। इसको देखते हैं। जैसे अपने पास एक शब्द है निहि। क्या है? निहि। उसके बाद है रोग है। निहि रोग है। अब निहि में विसर्ग है, रै बनेगा और बाद में फिर रै आ गया, तो पहले बार रै का लोप होकर के ई बड़ी कर देंगे, बन गया नी, और बाद में है रोग, तो क्या बन गया? निरोग। ठीक है, इतना उसको ध्यान में रखना। ये थी आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, तो आप 10वीं क्लास के सिलेबस में जितनी भी संधि है वो सारी संधियाँ पूर्ण हो चुकी है। अब जो कल इसकी कक्षा आएगी उसमें आपके पाठ्य पुस्तक में जितनी भी संधियाँ दी गई है उन सब का एक वीडियो, एक PDF बना करके एक साथ एक वीडियो कल डालूंगा, तो आप उस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। अगर इनमें से भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करिए, आपको उनका जवाब मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमः संस्कृताय।